गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को हम सभी शुरू करते हैं। तो सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को बहुत सारा प्यार। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें हम सभी बात करेंगे बॉटनी के बारे में। ठीक है, तो जितने भी प्लांट्स होते हैं किस तरह से होते हैं, कैसे होते हैं, चलो इसे हम सभी यहाँ पर समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम सभी बात करेंगे बॉटनी के बारे में, वनस्पति विज्ञान के बारे में। आप सभी को यह बात तो बहुत अच्छे से यहाँ पर पता है कि जब हम किसी भी पादप का अध्ययन करते हैं, जब हम किसी भी पौधे की स्टडी यहाँ पर करते हैं, तो पौधे के जीवन का जो अध्ययन होता है, जो विकास होता है, जब उसको अच्छे से पढ़ा जाता है, तो उसी को ही हम सभी बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, और साथ में आपको मैंने पहले भी यह समझाया हुआ है कि अगर आप बात करते हो थ्रियोफ्रेस्टस के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं, थ्रियोफ्रेस्टस के बारे में, तो मैंने आपको पहले भी यहाँ पर समझाया हुआ है कि जो थ्रियोफ्रेस्टस हैं उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ठीक है, तो बॉटनी की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो बॉटनी के फादर कौन है, थ्रियोफ्रेस्टस यहाँ पर हैं। और मैंने याद होगा आप लोगों को कि मैंने पढ़ाया था कि उन्होंने यहाँ पर ना 2 पुस्तकें भी लिखी हैं जो बहुत फेमस हुई है, जिसमें सबसे पहली जो पुस्तक है वो है हिस्टोरिया प्लांटेरम। और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक यहाँ पर है। ठीक है, और दूसरी पुस्तक है वो है कॉज ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हिस्टोरिया प्लांटेरम है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर फेमस है। ठीक है, क्लियर है बच्चों, समझ आ गया यहाँ पर? ओके, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बॉटनी के बारे में, तो जो बॉटनी हमारी है उसको हम सभी फाइटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। एक और बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि अगर आप बात करते हो बॉटनी के बारे में, तो जो बॉटनी होती है उसको हम सभी यहाँ पर फाइटोलॉजी के बारे में भी यहाँ पर जानते हैं। तो हम इसको क्या कह सकते हैं यहाँ पर, फाइटोलॉजी। फाइटोलॉजी भी हम इसे यहाँ पर कहते हैं, क्या, फाइटोलॉजी भी हम इसे यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो फाइटोलॉजी का क्या मतलब होता है बच्चों, फाइटोलॉजी का मतलब होता है फाइटो और लॉजी। ठीक है, तो फाइटो का मतलब होता है यहाँ पर प्लांट, क्या मतलब होता है, प्लांट यानी पादप यानी कि पेड़ पौधे। और लॉजी का क्या मतलब होता है, स्टडी करना यानी अध्ययन करना। तो इसी वजह से बॉटनी को हम सभी क्या कह देते हैं, कई बार फाइटोलॉजी भी कह देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनो बच्चों। जब हम बॉटनी के बारे में बात करते हैं तो बॉटनी का मतलब होता है सभी तरह के जीवित पेड़ पौधों का अध्ययन करना, उनका विकास किस तरीके से हो रहा है, इन सभी की स्टडी करना क्या कहलाता है, बॉटनी कहलाता है। साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप बॉटनी को देखते हो ना, तो बॉटनी को हम सभी और किस नाम से यहाँ पर जानते हैं, तो आंसर करना कि बॉटनी को हम सभी फाइटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो फाइटो का क्या मतलब होता है, पेड़ पौधे, और लॉजी का क्या मतलब होता है, अध्ययन करना। तो इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, फाइटोलॉजी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि जो वनस्पति विज्ञान है उसके जनक कौन है, उसके पिता कौन है, तो आपको सीधे सीधे आंसर करना है यहाँ पर थ्रियोफ्रेस्टस, क्या, थ्रियोफ्रेस्टस। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर आता है कि उनके द्वारा लिखी हुई जो पुस्तक है वह कौन सी है, तो आंसर आपको क्या करना है, हिस्टोरिया प्लांटेरम, क्या, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, तो अगर आप हिस्टोरिया प्लांटेरम के बारे में बात करें तो यही सबसे ज्यादा फेमस पुस्तक है। इसके अलावा कॉज ऑफ प्लांट ये भी है बुक, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस पुस्तक है वह कौन सी है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पर चलते हैं। आप सभी को यह बात तो मैंने पहले भी पढ़ाई हुई है कि अगर हम जितने भी पेड़ पौधों को देखते हैं वो सभी कैसे होते हैं बेटा, तो आंसर करना कि वो सभी के सभी यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वह बहुकोशिकीय होते हैं, यानी बहुत सारी कोशिका से मिल करके वो यहाँ पर बने हुए होते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी है, ये रिवीजन चल रहा है एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि जब कभी भी हम किसी भी प्लांट को देखते हैं तो प्लांट में क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है। और यह जो कोशिका भित्ति होती है, थैंक यू, ये जो कोशिका भित्ति होती है यह किसकी बनी हुई होती है, तो आंसर आपको करना है
कि यह जो कोशिका भित्ति होती है यह किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। किसकी, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये बात आपको पहले ही पता है। मैम इसे नोट कर लें बेटा, पीडीएफ आपको मिलेगी, आप उससे नोट कर लीजिएगा, समझने के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि अगर हम किसी भी प्लांट को देखते हैं तो जो प्लांट्स होते हैं वह यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर ये बहुकोशिकीय होते हैं। क्या इनमें सेल वॉल होती है? हाँ, इनमें सेल वॉल होती है। हाँ, इनमें यहाँ पर कोशिका भित्ति होती है। और साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि सेलुलोज से यह बनी हुई होती है। ठीक है, आगे आप सभी को यह पता है कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं वह हरे रंग के होते हैं, है ना। और वह हरे रंग के क्यों होते हैं? तो आंसर आपको सीधे सीधे करना है, क्योंकि इनके पास पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल, जिसको हम सभी पर्णहरित के नाम से जानते हैं। तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी पर्णहरित पाया जाता है, जिसकी वजह से वह हरे रंग के दिखाई देते हैं। और साथ में आपको यह भी पता होगा कि यह किसमें सहायता करता है, ये जो पर्णहरित होता है यह किसमें सहायता करता है? तो आंसर करना प्रकाश संश्लेषण, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना उसमें यह सहायता करता है। तो क्या सहायता करता है कि अगर हम सभी यह देखते हैं, समझते हैं, जानते भी हैं बहुत अच्छे से कि अगर कोई भी यहाँ पर पौधा है तो पौधे में सूर्य की रोशनी पड़ी, प्रकाश यहाँ पर पड़ा, ठीक है, सोलर एनर्जी यहाँ पर मिली, उसको सौर ऊर्जा यहाँ पर मिला। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है कि जो भी ऊर्जा यहाँ पर पहुंचेगी, जो भी प्रकाश यहाँ पर पहुंचेगा, उसको कैप्चर करने वाला, यानी उसको पकड़ करके रखने वाला, उसको ट्रैप करने वाला कौन होता है? तो आंसर करना कि पर्णहरित ही होता है। ठीक है, तो पर्णहरित क्या करेगा? यहाँ पे प्रकाश को, सोलर एनर्जी को पकड़ता है, और देन उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज बनेगा, इनका भोजन यहाँ पर बनेगा। तो यह अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, स्वपोषी इनको यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी बात करें, मनुष्यों की बात करें, या फिर जंतु जानवरों के बारे में यहाँ पर बात करें, तो क्या जंतु जानवर स्वपोषी होते हैं? तो आंसर नहीं, हम स्वपोषी नहीं होते। ठीक है, हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? तो पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर हम रहते हैं। तो हम कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स, परपोषी, यानी अपना पोषण हम किसी और से लेते हैं। तो हम सभी कैसे हैं? परपोषी। बहुत बढ़िया, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और अब हम सभी यहाँ पर समझेंगे कि जो भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जो भी हमारी पूरी की पूरी बॉटनी होती है, इसमें सभी तरह के पेड़ पौधों को किस तरह से विभाजित करके पढ़ते हैं, उसका किस तरह से यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है, किस तरह से उसका वर्गीकरण यहाँ पर होता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्लांट किंगडम, या आप लिख सकते हो बॉटनी या फिर प्लांट किंगडम, बात एक ही है, प्लांट किंगडम। ठीक है, और हिंदी में अगर हम यहाँ पर देखें तो पादप जगत, पादप जगत। ठीक है, पादप जगत। ठीक, अब पादप जगत की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले कि पादप जगत को हम सभी यहाँ पर दो तरीके से बांट करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो तो करते हैं स्टार्ट हम सभी यहाँ पर कि जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं उनको हम सभी दो तरीके से बांट करके यहाँ पर पढ़ते हैं। तो चलिए इस तरीके से इसको हम दो तरीके से बांट देंगे। ठीक है, पहले नंबर पर जो यहाँ पर आता है उसे हम सभी कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स। ओके बच्चों, और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर देखें तो दूसरी तरफ आपका आता है यहाँ पर फेनेरोगैम्स। चलो, तो
सबसे पहले हमने यहाँ पर यह देखा कि पहले नंबर पर जितने भी यहाँ पर पेड़ पौधे हैं उनको दो तरीके से हमने यहाँ पर बांटा। पहले नंबर पर है यहाँ पर क्रिप्टोगैम्स और दूसरे नंबर पर है यहाँ पर फेनेरोगैम्स। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमने दो तरीके से बांट तो दिया, लेकिन अंतर क्या है इन दोनों की। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन दोनों में अंतर यहाँ पर क्या होता है, तो चलो इसे भी हम सभी यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले अगर हम प्लांट्स को यहाँ पर देखते हैं तो ऐसे पेड़ पौधे जिनमें बीज नहीं बनते हैं, जिनमें यहाँ पर बीज नहीं बनते, जिनमें बीज नहीं बनते, ठीक है। तो ऐसे पेड़ पौधे जिनमें बीज नहीं बनते हैं उनको हम सभी क्या कहते हैं, तो आंसर करना क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। पर ऐसे पेड़ पौधे जिनमें बीज बनते हैं, जिनमें सीड बनते हैं, जिनमें बीज बनते हैं, उनको हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं, फेनेरोगैम्स यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो दोनों की अगर आप यहाँ पर बात करें तो दोनों में अंतर आपको समझ आ गया होगा। एक बात और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि फेनेरोगैम्स को ही हम सभी किस नाम से भी जानते हैं, स्पर्मेटोफाइटा के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम सभी स्पर्मेटोफाइटा के नाम से भी हम यहाँ पर इसे जानते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उसको हम सभी ने दो तरीके से यहाँ पर बांटा। पहले नंबर पर जो आता है उसे हम कहते हैं क्रिप्टोगैम्स और दूसरे नंबर पर जो आता है उसे हम कहते हैं फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स की अगर हम बात करें तो यह ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें बीज नहीं बनता है, जबकि फेनेरोगैम्स ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें बीज बनता है और इन्हीं को ही हम सभी किस नाम से जानते हैं, स्पर्मेटोफाइटा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट। जब हम यहाँ पर क्रिप्टोगैम्स के बारे में बात करते हैं तो क्रिप्टोगैम्स को हम सभी अलग अलग तरीके से तीन भागों में बांट करके पढ़ते हैं। अलग अलग हम सभी तीन भागों में बांट करके पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर जो आता है वो है थैलोफाइटा। पहले नंबर पर जो आता है वो है हमारा यहाँ पर थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो आता है उसे हम सभी कहते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। और जो तीसरा नंबर होता है उसकी अगर आप यहां पर बात करें तो इसे हम सभी कहते हैं टेरिडोफाइटा। क्या कहते हैं इसको हम सभी, टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं उनको तीन तरीके से बांटते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट, अगर हम सभी बात करें यहाँ पर थैलोफाइटा के बारे में, तो जो थैलोफाइटा होता है ना, इसको हम सभी दो और अलग अलग तरीके से बांट करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पहला जो पॉइंट यहाँ पर आता है पहले नंबर पर वो होता है फंजाई, यानी कि कवक, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो आता है उसे हम सभी कहते हैं यहाँ पर एल्गी। नेक्स्ट जो आता है उसे हम सभी कहते हैं यहाँ पर एल्गी, यानी कि शैवाल, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो हम यह देखेंगे कि जो फेनेरोगैम्स हैं इसको भी हम सभी दो तरीके से बांट करके यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। पहले नंबर पर जो आता है उसे हम सभी कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स और इधर जो आता है उसे हम सभी कहते हैं एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है यहाँ पर, अनावृत बीजी, ठीक है। और इसे यहाँ पर क्या कहा जाता है, आवृत बीजी, ठीक है। चलो, तो ये है आपका, ओके।
तो जब हम यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसको सबसे पहले दो तरीके से बांट करके यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला जो नंबर होता है उसे हम सभी कहते हैं क्रिप्टोगेम्स, और जो दूसरा नंबर आता है उसे हम सभी कहते हैं फेनेरोगेम्स। अगर आप सभी यहाँ पर देखें तो जो मुख्य अंतर होता है वह किस चीज का होता है, तो ध्यान में रखना कि यहाँ पर बीज नहीं बनते जबकि वहां पर बीज बनते हैं। और जो क्रिप्टोगेम्स होते हैं उनको हम तीन तरीके से बांटते हैं। पहला होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब थैलोफाइटा की अगर हम बात करते हैं तो थैलोफाइटा का क्या मतलब है, तो बेटा थैलोफाइटा का मतलब होता है इस तरह के पेड़ पौधे जिनमें आप ये अंतर नहीं कर सकते हो कि पत्ती कहाँ पर है, जड़ कहाँ पर है, तना कहाँ पर है। तो अगर किसी भी पेड़ को आप देखते हो तो पेड़ की जो बॉडी होती है उसके बॉडी को आप सभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, उसको अलग अलग विभाजित करके नहीं पढ़ सकते हैं कि पत्ती कहाँ पर है, तना कहाँ पर है, जड़ कहाँ पर है। तो इस तरह के जो पेड़ पौधे होते हैं उसे हम सभी थैलोफाइटा के नाम से यहाँ पर जानते हैं। पर बच्चों आप लोग को याद होगा कि मैंने आप लोगों को टैक्सोनॉमी भी पढ़ाया है, वर्गीकरण भी पढ़ाया है, और उसमें मैंने आप लोगों को यह भी यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर हम सभी बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, 5 जगत का वर्गीकरण के बारे में, तो जो आर.एच. विट्टिकर हैं उन्होंने 5 जगत का वर्गीकरण दिया और उन्होंने यह साफ बताया था कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई यानी कि कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत, ये 5 अलग अलग जगत होते हैं। और जो पादप जगत होता है वो बिल्कुल अलग है और जो कवक जगत है वह बिल्कुल अलग है। तो इसी वजह से आपको यह ध्यान में रखना है कि जब हम बॉटनी पढ़ते हैं तो हम फंजाई को यानी कि कवक को बिल्कुल साइड कर देंगे। क्या कर देंगे, बिल्कुल उसको यहाँ पर हम साइड कर देंगे, बिल्कुल हम उसको यहाँ पर हटा देंगे। ठीक है, जब हम उसको यहाँ पर बिल्कुल साइड कर देंगे तो हमारा जो यहाँ पर शुरू होगा, मतलब हमारा जो यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा पढ़ने का, वो कहाँ से शुरू होगा, शैवाल से। फिर दूसरे नंबर पर ब्रायोफाइटा, तीसरे नंबर पर टेरिडोफाइटा, चौथे नंबर पर जिम्नोस्पर्म, और नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर एंजियोस्पर्म। और इस तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो वन बाय वन आप सभी क्या देखोगे कि इसे पढ़ना शुरू करोगे। तो स्टार्टिंग हम सभी यहाँ पे कहाँ से करेंगे, कवक से, फिर दूसरे नंबर पर ब्रायोफाइटा, फिर तीसरे नंबर पर टेरिडोफाइटा, चौथे नंबर पर जिम्नोस्पर्म और सबसे लास्ट में 5वें नंबर पर एंजियोस्पर्म यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहले एल्गी। तो बेटा शैवाल और कवक को अगर आप देखो ना ये बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप देखो तो एल्गी शैवाल जो होता है वह पादप जगत का सदस्य है, इसके पास क्लोरोफिल होता है, ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। लेकिन अगर आप कवक के बारे में बात करते हो ना तो कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान यहाँ पे आपको रखना है। तो चलो अब एक एक करके हम इसको यहाँ पर शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करेंगे किससे, यहाँ पर शैवाल से हम सभी इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, शैवाल से हम सभी इसकी शुरुआत करेंगे। तो एल्गी, शैवाल। अब आप लोगों ने ये इसको देखो, इस फिगर को बड़े ध्यान से देखो, आप सभी बच्चों ने इसे बहुत अच्छे से देखा होगा, है ना। पानी के आसपास, नदी तालाब के आसपास, पानी टंकी में या पानी टंकी के आसपास, या फिर समुद्र में भी यह आपको ऊपर बहता हुआ दिखाई देगा। हर जगह आपको इस तरह की संरचना बहुत अच्छे से दिखाई देगी। और यह क्या है यहाँ पर बच्चों, यही है शैवाल। यही क्या है यहाँ पर, शैवाल। ठीक है, तो इसको कई बार कुछ बच्चे कह देते हैं काई, पर काई थोड़ा अलग है, मतलब उसमें शैवाल भी है, ब्रायोफाइटा भी है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स भी हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर यह बात करेंगे शैवाल के बारे में तो हाँ आप मोटे तौर पर समझ सकते हो कि कुछ काई के जैसा ही है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलो समझते हैं। शैवाल की अगर हम बात करते हैं तो एल्गी आर द क्लोरोफिल बेयरिंग। आप सभी को मैंने बताया कि भाई जो भी प्लांट होते हैं उनमें क्लोरोफिल होगा, वह हरे रंग का दिखाई देगा। तो अगर आप एल्गी यानी शैवाल को देखते हो तो शैवाल भी कैसा होगा, हरे रंग का दिखाई देगा, क्योंकि इसके पास भी क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जब कभी भी हम लोग यहाँ पर शैवाल को देखते हैं ना तो जो शैवाल होता है वह कैसा होता है, सिंपल यानी कि सरल होता है।
कैसा होता है बेटा, यहाँ पर सिंपल होता है, यानी कि सरल यहाँ पर होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि सबसे सिंपलेस्ट प्लांट कौन सा है, सबसे सरल पौधा यहाँ पर कौन सा है, तो आपको सीधे सीधे आंसर करना है शैवाल। तो जो शैवाल होता है वो सबसे सरल पौधा होता है। ठीक है, और साथ में आप यह भी ध्यान रखिएगा कि आपको बढ़ते क्रम में यह याद होना चाहिए, बढ़ते क्रम में यह आपको याद होना चाहिए कि भाई सबसे पहले शैवाल बने, फिर शैवाल से ब्रायोफाइटा बना, फिर ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा बना, फिर टेरिडोफाइटा से यहाँ पर जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी यहाँ पर बने, और फिर इससे आगे जाकर के कौन यहाँ पर बने, एंजियोस्पर्म्स बने। तो यह लाइन से आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, जब हम विकास के बारे में बात करते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यह सभी कैसे होते हैं, थैलॉइड होते हैं। अब ये जो थैलॉइड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? अगर आप थैलॉइड के बारे में बात करते हैं तो थैलॉइड का क्या यहाँ पर मतलब होता है, तो आपको सीधे सीधे आंसर करना है वही थैलस बॉडी, यानी कि यह किसका एक एग्जाम्पल है, थैलोफाइटा का। थैलोफाइटा का यह उदाहरण है। तो इसका यह मतलब है कि अगर आप सभी किसी भी शैवाल को यहाँ पर देखते हो, तो शैवाल में आप देख करके क्या बता सकते हैं कि पत्ती कहाँ पर है, जड़ कहाँ पर है, तना कहाँ पर है, फूल कहाँ पर है, पत्ती कहाँ पर है, बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो इसीलिए यह कैसे क्या कहलाता है, थैलस बॉडी या थैलॉइड यह कहलाता है। नेक्स्ट आता है नॉन वेस्क्यूलर होते हैं, संवहनी ऊतक विहीन होते हैं। अब इसका यहाँ पर क्या मतलब है, तो चलो इसे भी यहाँ पर समझते हैं। संवहनी ऊतक क्या होता है, चलो यानी कि वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं उसको सबसे पहले समझते हैं। आप सभी ने जाइलम और फ्लोएम का नाम तो सुना ही होगा, सुना है ना सभी बच्चों ने? जाइलम और फ्लोएम का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। तो जब आप जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात करते हैं, तो जो जाइलम होता है यह जल का परिवहन करता है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, मिनरल्स को लेके जाता है। जबकि फ्लोएम की अगर आप बात करते हो तो यह फूड को, यानी कि जो भोजन होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम को ही क्या कहा जाता है, संवहनी ऊतक कहा जाता है। अब यहाँ पे लिखा है विहीन, यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन। विहीन का क्या मतलब होता है, नहीं। विहीन का क्या मतलब होता है, नहीं। तो अगर आप इनको देखें तो इनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है, और इसी वजह से इनको क्या कहा जा रहा है, नॉन वेस्कुलर, संवहनी ऊतक विहीन यहाँ पर कहा जा रहा है। आगे हम बात करते हैं कि यह स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, पानी में मिलते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जल और थल दोनों में मिल जाते हैं, मतलब जमीन में भी मिल जाते हैं और पानी में भी मिल जाते हैं। ये पत्थरों के ऊपर उगते हैं, मिट्टी के ऊपर उगते हैं, लकड़ियों के ऊपर उगते हैं, कहीं पर भी ये उग सकते हैं, पर हाँ वहां पर नमी होना चाहिए, वहां पर पानी होना चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो जब हम यहाँ पर शैवाल को देखते हैं ना बच्चों, तो जो शैवाल यहाँ पर होता है वह अलग अलग रूपों में पाया जाता है। जैसे कि जो शैवाल होता है वह सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी दिखाता है। तो जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं लाइकेन के बारे में। किसके बारे में, लाइकेन के बारे में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर यह देखें कि जो एल्गी होता है, जो शैवाल होता है, कई बार यह दूसरे जीवित प्राणियों के साथ रहता है, और रहने के साथ साथ यह क्या करता है यहाँ पर, ठीक है, तो यह दूसरे प्राणियों के साथ रहता है और उनके साथ रहने के साथ साथ क्या करता है, बहुत अच्छे से जीवन यापन यह अपना करता है। तो इसी में आता है सबसे पहले यहाँ पर लाइकेन। ठीक है, अब जो लाइकेन होता है वह क्या है, तो चलो इसे भी हम सभी समझते हैं कि लाइकेन क्या होता है। इसके ऊपर बहुत प्रश्न पूछता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जो लाइकेन यहाँ पर होता है ना, वह दो अलग अलग जीवों से मिलकर के बनता है। लाइकेन की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो लाइकेन दो अलग अलग जीवों से मिलकर के बनता है। सबसे पहले तो फंजाई यानी कि कवक, ठीक है, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर आ जाएगा हमारा एल्गी यानी शैवाल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सभी देखें तो जो भी हमारा लाइकेन होता है दो अलग अलग तरह के जीवों से मिलकर के यहाँ पर बनता है। ठीक है, यह क्या होता है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप इसको देखें बड़े ध्यान से,
तो आपने ऐसे पेड़ों के ऊपर उगा हुआ देखा होगा, आपने इस तरह से स्ट्रक्चर पेड़ों के ऊपर, दीवारों के ऊपर, पुराने जो घर होते हैं, ठीक है, उन वहां पर आपने इस तरह से जमा हुआ सा लाइकेन देखा होगा। तो ये जो लाइकेन यहाँ पर होता है ना, यह क्या है, किससे मिलकर के बनता है, कवक और शैवाल से मिलकर के यह बन रहा है। नेक्स्ट आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो कवक होता है वह क्या काम करता है और जो शैवाल होता है वह यहाँ पर क्या काम करता है। अब इन दोनों के बारे में भी बात करते हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग जीव हैं, दोनों एक साथ यहाँ पर रहते हैं। तो जो कवक होता है ना, वह स्पेस प्रोवाइड कराता है, वह यहाँ पर रहने के लिए स्थान देता है। किसको स्थान देता है, शैवाल को रहने के लिए स्थान देता है। और साथ में ही यह बहुत सारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनको लेकर के आता है, यानी कि यह बहुत सारे अलग अलग तरह के संसाधन भी लेकर के आता है। ठीक है, जैसे कि इनकी अगर आप यहाँ पर बात करो तो यह जल का अवशोषण करेगा, मिनरल्स का अवशोषण करेगा, लवण का अवशोषण करेगा और किसको दे देता है, शैवाल को ला करके दे देता है। अब अगर हम सभी शैवाल के बारे में बात करते हैं तो शैवाल के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो यह फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या कर लेगा, फूड बनाएगा, भोजन यहाँ पर बनाएगा और खुद तो यह खाना खाएगा ही, साथ में यह कवक को भी खाना खिलाएगा। और जब यह दोनों हंसी खुशी यहाँ पर रहने लगते हैं, तो जैसे पति पत्नी नहीं रहते, जैसे कि जो हस्बैंड है वो बेचारा रहने के लिए अपना घर दे रहा है उसको, उसके लिए रुपए पैसे सब्जी वब्जी के लिए लेकर के आ रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप शैवाल के बारे में बात करते हो तो शैवाल क्या है, वाइफ की तरह खाना बना रही है, या उल्टा भी हो सकता है। तो आज के टाइम पे तो ऐसा भी है कि लड़कियां कमा रही हैं और लड़के भी खाना वाना बना रहे हैं। तो इस तरीके से आप या कह सकते हो रूममेट्स हैं, या फिर कह सकते हो दोनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर बात करें सबसे पहले नंबर पर, तो एक तरफ हो गया यहाँ पर कवक और दूसरे नंबर यहाँ पर हो गया शैवाल। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, हंसी खुशी एक साथ यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया। अब इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है, इस तरह का जो रिलेशनशिप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, उसे हम सभी क्या कहते हैं। तो आंसर करना कि इस तरह का जो रिलेशनशिप यहाँ पर हमें दिखाई देता है उसे हम सभी कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, ओके। तो कई बार आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो इसे कहा जाता है सहजीविता। हिंदी में क्या कहा जाता है बेटा, सहजीविता, ठीक है, सहजीविता, ठीक है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इसको यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। सूर्य उसे बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी जो लड़कियां होती हैं वो सिर्फ गंदा ही बोल सकती हैं, तो उसे बोलने दो, आप पढ़ाई करो, ठीक है। चलो, तो क्लियर है यहाँ तक, ओके। चलो, तो हम सभी यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे। अब ऐसे मैं आपको बताऊं, कुछ लड़कियां, देखो हमेशा लड़के नहीं करते, कुछ लड़कियां भी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नाम नहीं ले रही हूँ उस लड़की का, उसको खुद इतनी शर्म होनी चाहिए कि चुप करके पढ़ाई करे, ठीक है। उल्टा सीधा आप मेरे बारे में बोल रहे हो बेटा, मैम के बारे में बोल रहे हो, उससे क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप चुप करके पढ़ाई करें, नहीं तो अदरवाइज ब्लॉक करा दिया जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल बात है। तो चलो अब पढ़ाई करो। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो बहुत सिंपल है। पहला लाइकेन की अगर आप बात करते हैं, दो अलग अलग तरह के जीव हैं यहाँ पर, दो अलग अलग तरह के जीव यहाँ पर हैं। पहला है यहाँ पे फंजाई यानी कि कवक, और दूसरा है एल्गी यानी शैवाल, ठीक है। अब ये दोनों यहाँ पर साथ साथ में रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे की यह सहायता कर रहे हैं, एक दूसरे को यह खुश रख रहे हैं, बहुत अच्छे से इनकी दोस्ती यहाँ पर है, ठीक। तो कवक की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो जो कवक होता है वह क्या यहाँ पर काम करता है, तो आंसर करना कि ये स्थान देता है रहने के लिए और साथ में संसाधन भी देता है। और दूसरी तरफ अगर आप शैवाल के बारे में बात करते हो तो शैवाल यहाँ पर क्या करेगा, तो आंसर आपको करना है कि यह भोजन यहाँ पर देता है, ठीक है, भोजन बना करके यह देता है। और इस तरह का रिलेशनशिप होता है उसको हम सभी क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, इससे पहले मैंने आप लोगों को यह यहाँ पर पढ़ाया है कि अगर आप कवक को देखें या फिर आप शैवाल को देखें, ये दोनों किसके अंदर पढ़े जाते हैं, थैलोफाइटा के अंदर पढ़े जाते हैं। तो अगर कभी आप लोगों से यह पूछा जाए कि भाई यह बताओ कि जो लाइकेन होता है, लाइकेन किसके अंदर पढ़ा जाएगा, क्या लाइकेन थैलोफाइटा है, तो आंसर यस,
ये भी एक थैलोफाइटा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ कि जो लाइकेन होता है यह भी क्या होता है, थैलोफाइटा ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, ये भी थैलोफाइटा, थैलोफाइटा ही यह कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक। आगे एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि जब लाइकिंग की हम बात करते हैं ना, तो एक और प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछता है। जैसे आप सभी ने लिटमस पेपर पढ़ा है, लिटमस पेपर, हाँ बहुत अच्छे, लिटमस पेपर है ना। तो लिटमस पेपर क्या होता है, एक पेपर होता है थोड़ा सा ऑरेंज क्रीमिश कलर का होता है, थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज सा रहता है वो पेपर, और उसमें हम सभी क्या करते हैं, एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार का अंतर यहाँ पर देखते हैं कि भाई लाल कलर आ रहा है, ठीक है, या फिर नीला कलर यहाँ पर आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लिटमस पेपर का बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रयोग किया जाता है केमिस्ट्री के अंदर। तो अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि भाई लिटमस पेपर किससे बनाया जाता है, तो भी आपका यहाँ पर आंसर होगा कि लाइकेन से ही बनाया जाता है। तो इसे भी लिख देते हैं यहाँ पर कि इससे क्या बनाया जाता है, लिटमस पेपर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस कागज बनाया जाता है, लिटमस पेपर बनाया जाता है। एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, अगर इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है, तो नेचुरली तरीके से यानी कि प्राकृतिक तरीके से कौन एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, कौन यहाँ पर संकेतक की तरह यहाँ पर कार्य करता है, तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर आंसर करना है बच्चों, लाइकेन। सीधे सीधे यहाँ पे आंसर करना है लाइकेन। ठीक है, और खास तौर से अगर किसी भी पर्यावरण की हम बात करते हैं, किसी भी स्थान की अगर हम बात करते हैं, और वहां पर एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में अगर सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बन रहा है, यानी सल्फर बहुत ज्यादा है, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा यहाँ पे बन रहा है, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके वहां से जो लाइकेन होते हैं वह खत्म होते चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, नेचुरल इंडिकेटर भी कहा जाता है, प्राकृतिक संकेतक भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलो यहां पर भी आगे हम सभी बढ़ते हैं। ठीक है, आगे भी हम सभी यहां पर बढ़ते हैं। सबसे पहले पहले नंबर पर चलो तो लिखते हैं यहां पर, इट इज एक्ट एज नेचुरल इंडिकेटर फॉर एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। खास तौर से आप देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान यहाँ पर आप रखेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है। और इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि यह वायु प्रदूषण, खास तौर से सल्फर डाइऑक्साइड के लिए प्राकृतिक संकेतक के रूप में कार्य करता है। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहां से क्या होता है कि सीधे सीधे वन लाइन से प्रश्न आपका पूछता है। ठीक है, तो लाइकेन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लाइकेन कवक और शैवाल इन दोनों से मिलकर के बना हुआ है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को यह यहाँ पर दर्शाता है। थैलोफाइटा के वर्ग में ही इसको पढ़ा जाता है। और साथ में आप देखेंगे कि लिटमस पेपर यानी लिटमस कागज बनाने का कार्य यह करता है। और साथ में ही यह नेचुरल इंडिकेटर यानी कि वायु प्रदूषक का एक कह सकते हो प्राकृतिक संकेतक के रूप में यह कार्य करता है, खास तौर से सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। ठीक है, तो यह मैंने क्यों पढ़ाया, क्योंकि हम सभी यहाँ पर शैवाल पढ़ रहे हैं, और जब हम यहाँ पर शैवाल पढ़ते हैं तो वहां पर इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है लाइकेन के ऊपर। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक नए जीव के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये एक नया जीव आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये क्या है, कौन बच्चा बताएगा, ये क्या है? कुछ बच्चे कह रहे हैं भालू, कोल, टेडी बियर, क्या है ये?
तो बेटा इसे हम सभी कहते हैं स्लॉथ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नहीं, बंदर नहीं है बच्चा, ये बंदर नहीं है। ये क्या है यहाँ पर? स्लॉथ। क्या है ये? क्या कहलाता है? स्लॉथ कहलाता है। इसको कई बार हम लोग कह देते हैं आलसी भालू, ठीक है, पर वो भालू नहीं है, वो क्या है यहाँ पर? स्लॉथ। हाँ, ये बहुत ही स्लो मोशन में चलता है। बहुत बढ़िया। तो बेटा यहाँ पर ना एक मूवी थी जोपेटो, ठीक है उस मूवी में ये था। और ये ना बहुत धीरे धीरे काम करता है। जैसे मैं तो यहाँ से यहाँ पहुंच गई ना, इसको यहाँ से यहाँ आने के लिए भी ना लगभग 20 से 30 मिनट चाहिए। इतना धीरे धीरे ये कार्य यहाँ पर करता है, ठीक। तो इसी वजह से क्या हो गया कि जो स्लॉथ होता है ना, वह भी शैवाल के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है कई बार, ठीक है। अब ये हरे रंग का नहीं होता, पर हरे रंग का क्यों दिख रहा है? ये हरे रंग का नहीं है, पर ये हरे रंग का क्यों यहाँ पर होता है? तो हाँ, जूटोपिया, हाँ ठीक है, जूटोपिया में था। तो कमजोरी होगी? नहीं, कमजोरी नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो बच्चों एक मिनट, बाहर से ना बहुत हल्ला आ रहा है, मैं एक बार देख के आती हूँ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना होगा कि स्लॉथ के बारे में हम सभी यहाँ पर बात करेंगे। तो जो स्लॉथ यहाँ पर होता है ना, उसमें आप क्या देखोगे कि एक यह जानवर है, यह हरे रंग का नहीं होता है, ये भी नॉर्मल ही होगा, जैसे थोड़ा सा स्किन कलर का होता है, पर ये हरे रंग का क्यों दिखने लगा? तो इसके ऊपर जम जाती है शैवाल। क्या जम जाती है इसके ऊपर? यहाँ पर शैवाल, ठीक है। हाँ, एक वीडियो में देखा था जिसमें यह रोड क्रॉस कर रहा था। हाँ, बहुत धीरे धीरे क्रॉस करता है ये। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हरे रंग का क्यों दिखता है? क्योंकि शैवाल ना इसके शरीर में चिपक जाते हैं, ठीक है। और जो शैवाल होते हैं उनको रहने के लिए घर मिल जाता है। इसके फर होते हैं, जो फर होते हैं मतलब बाल होते हैं इसके, है ना, इसके शरीर में बाल होते हैं, फर होते हैं। तो इन फर की अगर आप यहाँ पर बात करो तो इनसे इनको कैराटीन प्रोटीन मिलता रहता है। और बदले में जो शैवाल होते हैं, जो भी भोजन, जो भी पोषण बनाते हैं, वो स्किन के माध्यम से इनको देते रहते हैं। तो इस वजह से जो इनके ऊपर आप क्या देखोगे कि जो हरे रंग का आवरण दिख रहा है ना, तो ये हरे रंग के नहीं होते। यह कैसे होते हैं? तो आंसर करना कि नॉर्मल ही होंगे, पर ये हरे रंग के क्यों यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? तो आंसर करिएगा कि शैवाल की वजह से। हाँ, आफ्ताब हो गया है। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब शैवाल की कुछ खासियत भी मैं आपको बताती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी है? कभी तो पढ़ी ही होगी। आप सभी ने ऑक्सीजन साइकिल के बारे में यहाँ पर सुना ही होगा, है ना। आप सभी ने यहाँ पर अलग अलग फॉस्फेट साइकिल के बारे में तो यहाँ पर सुना ही होगा, ठीक है। आपने रियल में देखा है क्या मैम इसे? नहीं सूर्या, मैंने रियल में नहीं देखा है इसको, लेकिन देखने की इच्छा जरूर है। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, यूट्यूब में डालेंगे, या फिर इसकी मूवीज भी बनी है, एनिमेटेड मूवीज भी बनी है, तो आप इसे देख सकते हैं। भारत में ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। और अभी तक मतलब भारत की बात करो तो भारत में ये नहीं पाया जाता है। अब वो अलग बात है कि बाहर से कोई लिया है, यहाँ पे पालने लगे उसको, तो वो अलग बात है। चलो ओके बच्चों, आते हैं वापस पढ़ाई पे, ठीक है। चलिए बेटा, ये ठंडे प्रदेशों में ज्यादातर पाए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो क्या बता रही थी? हाँ, नाइट्रोजन साइकिल की अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीजन साइकिल की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो जिस तरह से नाइट्रोजन की साइकिल होती है, ऑक्सीजन की साइकिल होती है, उसी तरीके से अगर आप बात करते बेटा, एनिमेटेड मूवी मतलब कार्टून्स वाली मूवी होती है, ठीक है। एनिमेटेड मूवीज जरूर देखो। जुपेटियो है ना, उसका नाम मैं बार बार भूल जाती हूँ, तो वो वाली मूवी आप जरूर देखो, ठीक है। जुटोपिया मूवी जरूर देखना आप लोग, ठीक है। और ऑस्कर के लिए भी गई थी, शायद उसको बेस्ट एनिमेटेड का ऑस्कर अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है। तो उसका नाम है जुटोपिया। चलो ओके, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। तो हम सभी यहाँ पर हम बात करेंगे, हाँ एग्जाम के बाद देख लेना। चलो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कि जिस तरह से ऑक्सीजन हमारी लाइफ के लिए जरूरी है ना, इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए यहाँ पर जरूरी है। अब आप कहोगे कि मैम ऐसा कैसे, ठीक है, ऐसा कैसे? तो आपको आंसर करना है कि देखो, इन्वायरमेंट में जितनी भी गैसेस होती हैं सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पर जितने अनुपात में होना चाहिए, जितने रेशो में होना चाहिए, उतना होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत करेगा,
ठीक है। तो इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम यहाँ पर बात करें ना, तो हमारे अर्थ में जीवन कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भी है। ठीक है, क्यों है यहाँ पर, तो आपको मैं बता दूं, वो इसलिए है क्योंकि अगर हम अपने अर्थ को देखते हैं तो हमारा जो अर्थ है वो हमेशा आइस में ही रहता, आइस एज में ही रहता, लेकिन यहाँ पर जो गर्मी बनी है वह किसकी वजह से है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से है। ठीक है, तो अगर आप शैवाल के बारे में बात करते हो तो जो शैवाल होता है वह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ही मेंटेन करता है हमारे अर्थ पर। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि कई बार ना हम सभी शैवाल को खाने के लिए भी यूज करते हैं। किसके लिए, खाने के लिए भी हम सभी इस शैवाल को यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर यह है अच्छा ठीक है, ओके शांत हो जाओ। ठीक, मोगली, मोगली मैंने देखी नहीं है बेटा। ठीक है, तो वैसे जंगल सफारी तो देखी है बट अलग से कोई मोगली मूवी मैंने नहीं देखी है। ठीक है, जंगल सफारी में भी तो मोगली ही था। ठीक है, चलो हो गया, आप शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पहले नंबर पर कि जो शैवाल होते हैं ना वह भोजन की तरह भी यहाँ पर खाए जाते हैं। ठीक है, भोजन की तरह भी यहाँ पर खाए जाते हैं। और साथ में मैं आपको यह भी यहाँ पर बता दूं कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना वो अपने खाने के सामान की तरह कई बार शैवाल को भी लेकर के यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं, वो इसको यहाँ पर लेकर के जाते हैं। जैसे इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है, लवण बहुत ज्यादा होता है, विटामिन बहुत ज्यादा होता है ना, प्रोटीन्स भी होता है। तो वहां पर अगर हम बात करें, वहां पर अगर आप बात करें तो वहां पर आप देखेंगे जैसे जापानीज की अगर आप बात करें, जापान के जो लोग होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा इसको यहाँ पर खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे फेमस है वो है हमारा कोरेला। ठीक है, और इसका जो इस्तेमाल होता है वो भोजन के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। और अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो भी इसको यहाँ पर लेकर के जाते हैं शैवाल को। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा अगर आप देखें तो व्यापार के लिए भी इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे कि जिलेटिन होता है, हाइड्रोकोलाइट्स होते हैं, उनको बनाने के लिए, अगार बनाने के लिए इसका बहुत ज्यादा यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। किसको बनाने के लिए, अगार बनाने के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगार क्या होता है, एक पाउडर की तरह होता है। क्या होता है यहाँ पर, एक पाउडर की तरह होता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि लेबोरेटरी के अंदर इस अगार का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको बैक्टीरिया उगानी है, अगर आपको फंजाई यानी कवक उगाना है, लेबोरेटरी के अंदर उगाना है, तो उनके लिए आर्टिफिशियल खाना बनाया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से भोजन बनाया जाता है। तो किसकी मदद से बनाया जाता है, इसी अगार की मदद से यहाँ पर बनाया जाता है और फिर उनकी ग्रोथ यहाँ पर कराई जाती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। आगे जैसे आइसक्रीम बनाना है, जेलीज बनाना है, मुरब्बा बनाना है, तो वहां पर भी अगार का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आपसे कई बार यह पूछा जाता है कि अगार बनाने के लिए किस शैवाल का हम उपयोग करते हैं, यहाँ से प्रश्न आपका पूछता है। तो पहला है यहाँ पे जिलेडियम, जिलेडियम, और दूसरा है यहाँ पर ग्रेसिलेरिया। ग्लेसिरेलिया। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि अगार किससे यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सुरुचि, ओके, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि उर्वरक की तरह कौन से शैवाल का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास कोई भी यहाँ पर जमीन है, ठीक है, और उस जमीन की अगर आप यहाँ पर बात करो तो वो बंजर पड़ी हुई है, वहां पर आप देखेंगे कि अच्छे से फसल नहीं होती है। तो उस टाइम पर आप क्या करते हो कि बहुत सारी जो बैक्टीरिया होती है उनको डालते हो, उर्वरक डालते हो, यूरिया डालते हो, उर्वरक फर्टिलाइजर्स आप यहाँ पर डालते हो। तो प्राकृतिक तरीके से हम किस शैवाल का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, तो आंसर करना है यहाँ पे नोस्टॉक। क्या, नोस्टॉक और एनाबीना, और एनाबीना। ठीक है, एनाबीना। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो यह दो ऐसे शैवाल होती हैं जिनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है उर्वरक के लिए, और यह किसमें हेल्प करती हैं,
तो आपको आंसर सीधे सीधे करना है नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ से काफी प्रश्न पूछता है बेटा, क्या पूछता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए कौन से शैवाल का उपयोग किया जाता है, तो आंसर करना नॉस्टॉक और एनाबीना। ठीक है, इनको उर्वरक की तरह, फर्टिलाइजर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। ठीक है, चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है जैविक अनुसंधान के लिए। जैविक अनुसंधान का क्या मतलब होता है कि अगर आपको रिसर्च करना है किसी भी पौधे के ऊपर, तो कोई भी पौधे के ऊपर रिसर्च करने से पहले किसके ऊपर रिसर्च किया जाता है, शैवाल के ऊपर किया जाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी यहाँ पर बताया है कि जो शैवाल होते हैं वो सबसे सरलतम पौधे हैं, सबसे बेसिक है ना, सबसे बेसिक है, सबसे सरल है। तो इसी वजह से अगर आपको मान लो यह जानना है कि आम के पौधे के पत्ते में क्या है, तो आप उसको और उसमें रिसर्च आप करना चाहते हैं, तो पहले आप सभी यहाँ पर क्या करेंगे, शैवाल के ऊपर रिसर्च यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा आप सभी देखेंगे कि मेडिसिन्स बनाने के लिए, क्या मेडिसिन्स बनाने के लिए, औषधि बनाने के लिए भी हम सभी शैवाल का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक मेडिसिन बनती है जिसका नाम है क्लोरेलिन। एक मेडिसिन यहाँ पर बनती है जो कि एंटीबायोटिक की तरह कार्य करती है। एंटीबायोटिक क्या होता है बच्चों, एंटीबायोटिक का मतलब होता है एक ऐसी दवाई जो बैक्टीरिया को मारती है, एक ऐसी दवाई जो कि बैक्टीरिया को मारती है, तो उसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक। तो ऐसे ही यहाँ पर कोरेला नाम की शैवाल होती है, उससे एक दवाई बनती है जिसको हम सभी कहते हैं क्लोरेलिन, जो कि एंटीबायोटिक की तरह भी यहाँ पर कार्य करती है। ठीक है, तो ये भी आपसे कई बार यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि कई बार ना आपके एग्जाम में पूछा जाता है स्टडी ऑफ एल्गी, यहां से भी प्रश्न पूछा है। अगर आपसे कभी यह पूछा जाए, यह बताओ स्टडी ऑफ एल्गी यानी शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न काफी पूछता है। तो आपको आंसर करना है यहाँ पर फाइकोलॉजी। क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी प्रश्न पूछता है। ऐसे ही मिला जुला एक शब्द और मैं आपको बताती हूँ, कई बार आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जाता है स्टडी ऑफ फंजाई, यानी आपसे यह पूछा जाता है कवक के अध्ययन को, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सीधे सीधे आपको आंसर करना है यहाँ पर माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। ठीक है, तो कई बार आपके एग्जाम में यह पूछता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और प्रश्न आपका आता है शैवाल से कि हरी शैवाल किस समूह में रखे जाते हैं, लाल शैवाल किस समूह में रखे जाते हैं, भूरे शैवाल किस समूह में रखे जाते हैं। ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की कटिंग है। ठीक है, पूरी टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सभी सिर्फ इतना याद कर लो, अगर आप सभी सिर्फ इतना याद कर लो तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो यह क्या है, चलो इसे समझते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, क्लास के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। तो अगर आप शैवाल के बारे में बात करते हैं तो शैवाल को 3 अलग अलग वर्ग में, 3 अलग अलग क्लास में मिला करके यहाँ पर पढ़ा जाता है। पहला होता है क्लोरोफाइसी, दूसरा होता है उसे हम सभी कहते हैं फियोफाइसी, और सबसे लास्ट में जो आता है उसे हम सभी कहते हैं रोडोफाइसी। क्या कहते हैं, रोडोफाइसी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है कि जितनी भी हरी शैवाल होती है, जितनी भी हरी शैवाल होती है, उन सभी को किस में रखा जाता है, क्लोरोफाइसी में रखा जाता है। किसमें, क्लोरोफाइसी में रखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट आता है भूरी शैवाल, ब्राउन एल्गी, भूरी शैवाल, इनको कहां पर रखा जाता है, फियोफाइसी। फिर आपसे कहा जाता है लाल शैवाल, और लाल शैवाल को किस में रखा जाता है, तो सीधे सीधे आंसर करना है रोडोफाइसी। याद करने का बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है याद करने का। हरी शैवाल हरे रंग की क्यों होगी, क्योंकि इसके पास पाया जाता है क्लोरोफिल, यानी कि पर्णहरित पाया जाता है,
पर्ण हरित पाया जाता है, तो हरे रंग की होती है, तो इसीलिए क्लोरोफाइसी। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम सभी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आ जाओ रोडोफाइसी में, तो रेड कलर आर से शुरू हो रहा है, रोडोफाइसी भी आर से शुरू हो रहा है। तो आपको साफ यहाँ पर समझना पड़ेगा कि यह लाल रंग का होता है, और किसकी वजह से होता है, तो क्लोरोफिल तो पाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ फाइको इरिथ्रीन पाया जाता है। क्या? फाइको इरिथ्रीन पाया जाता है, और ये जो इरिथ्रीन शब्द होता है वह लाल रंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे लास्ट में जो बचा हुआ है वह क्या है, भूरी शैवाल, पीओफाइसी। तो क्लोरोफिल के साथ साथ यहाँ पर फ्यूकोजेंथीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्यूकोजेंथीन पाया जाता है, जिसकी वजह से यह भूरे रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बस आपको इतना ही यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले नंबर पर आपसे पूछा जाएगा कि क्लोरोफाइसी में किस तरह के शैवाल आते हैं, हरे रंग के शैवाल यहाँ पर आते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर वियोफाइसी भूरे रंग की शैवाल आती है, रोडोफाइसी में लाल रंग की शैवाल यहाँ पर आती है। ठीक है, ओके मैम, आपने कहा था कि आप कुछ एनसीईआरटी पढ़ने के लिए पीडीएफ भी देंगे। अच्छा आनंद, मैंने शायद ना जो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाया था ना, तो उसमें बोला था देने के लिए। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूंगी, अगर नहीं है तो वो मैं भिजवा दूंगी, मतलब अपलोड करवा दूंगी। ठीक है, चलो, मोलर का एक टीथ डॉक्टर ने निकाल दिया है, कीड़े खा गए थे, प्रॉब्लम तो नहीं होगी मैम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेडिकल में, डोंट वरी। ठीक है, चलो बच्चों, तो यह जो एल्गी था ये खत्म हो गया है। कल की क्लास में हम सभी पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, चलो बच्चों, तो आज की कक्षा को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।